जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा हम सभी को पता है कि 4 मई को नीट का एग्जाम आने वाला है और उसमें अगर आज से देखा जाए तो केवल एक हफ्ते का समय शेष बचा हुआ है और ये वो कठिन समय है जिसमें हम सभी के हाथ पैर क्या होते हैं, फूल जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं हम सभी डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत से लोग कोमा में भी चले जाते हैं। तो मैं इस कोमा से बचाने के लिए लेकर के आया हूं एक शानदार दमदार रणनीति। अगर आपने अगले 10 मिनट है ना हमें बहुत ध्यान से अगर सुना और अगर हमारी रणनीति का पालन करा तो आप ये मान लीजिए कि अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं और आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार दमदार रणनीति की। तो जैसे सबसे पहले तो हम आपको यहां पर यह बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर का है ना वेटेज क्या है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कौन से वो चैप्टर हैं जिन पर हमें कम ध्यान देने की जरूरत है। यानी हम ये बताएंगे आपको कि है ना किसमें ज्यादा फायदा होने वाला है और किसमें कम फायदा होने वाला है, जिससे आपको यह समझ में आए कि हमें ज्यादा पढ़ना है और ये कम पढ़ना है। तो देखिए ये सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम कार्बनिक रसायन में बात करें तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण से अगर आप देखो तो औसत एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें समाव्यपता तो इससे भी देखिए औसत एक सवाल आता है। अगर हम बात करें सामान्य कार्बनिक रसायन, इससे आप देखिए औसत है ना 2 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, प्रायोगिक कार्बनिक रसायन, इससे भी आप देखो औसत क्या रहा है, एक सवाल पूछा जाता है। इसी में अगर हम बात करें यहां पर किसकी है ना हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन से आप देखिए औसत कितने सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, 3 सवाल आ रहे हैं। अगर हम बात करें हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो इससे आप देखिए औसत कितने सवाल आते हैं, 2। एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल ईथर से भी आप देखो औसत कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, 2। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे आप देखिए औसत कितने सवाल आ रहे हैं, 3। अगर हम बात करें अमीन, तो अमीन से आप देखिए औसत कितने सवाल आ रहे हैं, 2। अगर बात करें जैव अणु, तो जैव अणु से औसत कितना सवाल एग्जाम में आ रहा है, 1। तो देखिए ये तो हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि किस चैप्टर से कितने सवाल है ना औसतन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि कुल है ना जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पूरी केमिस्ट्री में, अगर बात करें तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो किससे पूछे जा रहे हैं, कार्बनिक रसायन से। मतलब कार्बनिक रसायन का अगर प्रतिशत देखें तो लगभग कितना है, 40। इवन अगर देखा जाए तो 40 से ज्यादा भी आ रहा है। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई होगी कि तीनों केमिस्ट्री के पार्ट में सबसे ज्यादा जो हमें ताकत लगानी है, सबसे ज्यादा जो दम लगानी है, वो किसके ऊपर लगाना है, कार्बनिक रसायन के ऊपर, ठीक है। अब इस कार्बनिक रसायन में भी जैसे देखो ये पूरा है ना, ये ग्राफ भी देखो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये आपको दिख रहा है ना अकार्बनिक रसायन कितना आ रहा है, लगभग 26% के आसपास। अगर बात करें यहाँ पे भौतिक रसायन की, फिजिकल केमिस्ट्री, 35% के आसपास। और अगर हम बात करें कार्बनिक रसायन, तो सबसे ज्यादा हमने कहा जो पूछा जा रहा है रिसेंट ईयर्स में वो कार्बनिक रसायन है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि कौन सा पार्ट ज्यादा आ रहा है और किस पर हमको है ना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे यहां पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे अध्यायों की प्राथमिकता, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कौन से वाले चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं, कौन से वाले को छोड़ सकते हैं, या किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। तो देखो हमने ये प्राथमिकता आपके लिए लगाई है और इसी प्राथमिकता के आधार पर ही आपको है ना चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे हमने किसको लगाया है, सामान्य कार्बनिक रसायन। देखो सामान्य कार्बनिक रसायन से आपने देखा औसतन हमने कहा कितने हैं, 2। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें 2 नहीं है ना, सबसे ज्यादा सवाल ही इसी से आ रहे हैं। रीजन उसका एक्चुअल में क्या है, सामान्य कार्बनिक रसायन का कुछ पार्ट अमीन में भी आ जाएगा, कुछ पार्ट एल्कोहल फिनोल ईथर में भी आ जाएगा, कुछ पार्ट इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें अम्लीय शक्ति भी पढ़ते हैं, क्षारीय शक्ति भी पढ़ते हैं, है ना। तो उन सबको अगर मिला लें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारे लिए क्या है, सामान्य कार्बनिक रसायन। क्योंकि आप ये मान लो कि बिना इसके हम कहते हैं कि कार्बनिक रसायन संभव है ना, नहीं। इसीलिए आपने देखा हमने इसको नाम भी दिया था क्या, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि आप ऐसे मान लो कि इनडायरेक्टली हर चैप्टर में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। और बिना इसके हमने कहा कार्बनिक रसायन क्योंकि संभव नहीं है, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर हम बात करें एक और कि जीओसी में भी आपको क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या है ना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। तो जीओसी में जैसे हम सबसे पहले काम की बातें आपको बताते जाएं, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो काय पे, अम्लीय शक्ति क्षारीय शक्ति। अम्लीय शक्ति क्षारीय शक्ति के बाद दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्थायित्व वाला है ना, जिसमें कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन का स्थायित्व आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक और पार्ट आएगा कौन सा, एरोमेटिसिटी वाला। 3 हमने का इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसके अंदर, जीओसी में। इसी में अगला भाग आएगा हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन।
अगर हम 11th क्लास में अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा ऑन एवरेज इससे कितने सवाल आ रहे हैं, 3। इसका मतलब ही है कि इसकी जो प्राथमिकता है वो बहुत ज्यादा है। और हाइड्रोकार्बन छोटा सा चैप्टर है ना, 11वीं कक्षा का। अब इसमें भी देखो आपको बता दें, हाइड्रोकार्बन में 4 चीजें आती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और क्या, बेंजीन। जैसे एल्केन में आपको बताएं, एल्केन की आपने देखा मुख्य अभिक्रिया क्या होती है हमारी, है ना, प्रतिस्थापन। तो इसमें आपको एक तो हैलोजनीकरण अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ उसमें समावेशीकरण, एरोमेटिकरण, है ना, ये वो रिएक्शंस हैं जो जनरली हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इन पर लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और साथ में भौतिक गुण, है ना, अपन को बहुत अच्छे से करने हैं, गलनांक, क्वथनांक, है ना, क्वथनांक उसमें से खास तौर से। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन में एक ही रिएक्शन है, हमने कहा था कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉन स्नेही योग को पढ़ना है। और जितनी भी हमने कहा नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन तो आपको क्या करना है, 2-2, 3-3 बार लिख लिख करके देखना है। और जिन भी नेम रिएक्शन की हमने कहा क्रियाविधि अगर दे रखी है एनसीईआरटी में, तो उसकी क्रियाविधि भी अपन को बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जिसकी क्रियाविधि नहीं दी, उसकी अपन को क्रियाविधि की कोई भी आवश्यकता है ना, नहीं है। तो अपन क्रियाविधि को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हो, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें एल्कीन के बाद एल्काइन की, तो एल्काइन में भी, है ना, एक तो लिंडार कैटालिस्ट और जो बर्च अपचयन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एल्काइन पर आपने देखा था जल का योग, जो HgSO4 और तनु H2SO4 की उपस्थिति में होता है। ये सवाल आप ये मान लो कि पिछले 3-4 सालों में कई बार पूछा गया है। तो एल्काइन के ऊपर जल का योग बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। अगर हम बात करें बेंजीन में, तो बेंजीन की आपको पता है मुख्य अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन। और इसमें हमने कहा था 5 मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, क्या क्या, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है ना, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। ये 5 अभिक्रिया हैं। इनकी क्रियाविधि भी दे रखी है एनसीईआरटी में। आपको हर अभिक्रिया की क्रियाविधि मतलब इनमें आना चाहिए, ठीक है, मतलब अभिक्रिया की क्रियाविधि आना चाहिए। और साथ में हर अभिक्रिया का माध्यमिक जो हमने आपको बताया था, है ना, वो 5 माध्यमिक आपको क्या करना है, याद। तो ये तो काम हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का। फिर क्लास 12th में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा अगर सवाल 12वीं कक्षा में हम बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहे हैं। और इसमें भी अगर बात करें कि कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एल्डिहाइड कीटोन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण अपचयन। और ऑक्सीकरण अपचयन के साथ साथ आपको इसमें नेम रिएक्शन आ रही हैं 3, कौन कौन सी, एल्डोल संघनन, केनिजेरो, और तीसरी आएगी हमारी कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इन 3 अभिक्रियाओं को अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली एल्डिहाइड कीटोन की। इसी में जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी, है ना, एक तो अम्लीय शक्ति आपको बहुत अच्छे से करना है, और दूसरा इसमें भी जो नेम रिएक्शन आ रही है जैसे HBZ, है ना, HBZ एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब एल्डिहाइड कीटोन के बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है अमीन। देखिए अमीन, और अगर हम बात करें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमीन से भी हमने कहा औसतन 2 सवाल आ रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी औसतन 2 सवाल आ रहे हैं, लेकिन हमने अमीन को देखो ज्यादा प्राथमिकता दी है। उसके पीछे कारण क्या है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आप देखोगे तो चैप्टर बड़ा है। अगर अमीन की बात करें तो अमीन क्या बहुत छोटा सा एनसीईआरटी में, और जो चीज छोटी है इसका मतलब इसको प्राथमिकता में ज्यादा देना है, क्योंकि इसमें कम पढ़ोगे ज्यादा फायदा है। और अमीन में भी जैसे बता दें, है ना, कि कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक रिएक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डाईअजोनीकरण। आपने देखा था डाईअजोनियम आयन की हमने 2 तरह की अभिक्रिया बताई थी, एक बताई थी विस्थापन और एक बताई थी युग्मन। तो डाईअजोनियम आयन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और साथ ही साथ पढ़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, है ना, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ये सारी अभिक्रिया बहुत अच्छे से देखने हैं किसकी, अमीन की। तो नेम रिएक्शन तो कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसमें अमीन की बात करें, है ना, अमीन के बाद अगर हम बात करें कहीं की जैव अणु, तो देखो जैव अणु तो आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है ना, और जो बायोलॉजी में पढ़ा है वही केमिस्ट्री में, तो वो ये दोनों जगह फायदा करेगा। इसमें आपको कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग लगाना है, ठीक है। इसमें 4 ही पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से करना है, अमीनो अम्ल को अच्छे से पढ़ना है, न्यूक्लिक अम्ल को अच्छे से पढ़ना है, प्रोटीन को पढ़ना है और विटामिन को। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक सिर्फ रीडिंग लगाना है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग लगाओगे तो एक सवाल आप मान लो कि पक्का कर लोगे आसानी से। फिर आता है अगला क्या, प्रायोगिक कार्बनिक रसायन। देखो इसमें भी हमने आपको बताया था, इसमें 3 चीजें हैं। पहला तो था क्या, शुद्धिकरण की विधियां। तो शुद्धिकरण की जितनी भी विधि है उसके हमने कहा था बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सबके बस केवल उदाहरण और कौन सी विधि कहां पर इस्तेमाल होती है इससे ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसी में हमने कहा था, है ना, एक आया था हमारा क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक आया था क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने कहा था तत्वों की अपन को क्या करना है, पहचान। तो इसमें हमने कहा था कोई रिएक्शन याद नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, यौगिक और उसका रंग याद करना है। तो 4-5 इसमें कलर थे, वो बहुत अच्छे से रटे।
फिर बात आती है काय की तत्वों का आकलन, है ना, जिसमें प्रतिशत निकालना होता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल कार्बन का, हाइड्रोजन का, हेलोजन का, नाइट्रोजन का प्रतिशत वाले केवल फॉर्मूले याद करें और केवल 2 आपको सवाल करना है, एक जेल्डाल का सवाल करना है, एक ड्यूमा का सवाल करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इतना काम कर लोगे तो हमने कहा ये आपका चैप्टर पक्का है। और ये मान लो कि ये बहुत आसान है, केवल और केवल एनसीईआरटी से आना है, तो ऐसे चैप्टर को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। ये गिफ्ट हैम्पर टाइप के, है ना, अपने पास चैप्टर है। फिर आता है इसमें हेलो एल्केन, हेलो एरिन। देखो हेलो एल्केन, हेलो एरिन में बात करें तो SN1, SN2, E1, E2 हमने एक चार्ट आपको बनवाया था, वो चार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़े। आपको बस ये डिसाइड करना होगा कि SN1 होगा, E1 होगा, SN2 होगा या E2, और जितनी भी इसके अंदर नेम रिएक्शन आए, नेम रिएक्शन तो कोई सी भी छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी एराइल हैलाइड की। तो एराइल हैलाइड में भी आपने देखा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक स्पेशल कंडीशन में होता है जब हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा देते हैं। तो बस वो आपको पढ़ना है क्योंकि उसकी क्रियाविधि एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, तो वो आपको अच्छे से करना है। तो ये चैप्टर हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरिन। फिर बात करें एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे छोटा पार्ट काय का है, ईथर का। और अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल ईथर से ही आता है। और ईथर में भी आप देखो 2 बनाने की विधि है और एक रिएक्शन है ना। और ये तीनों की तीनों रिएक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें भी खासतौर से 2। और इवन अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो केवल एक ही रिएक्शन है HI के साथ। तो ईथर की HI के साथ अभिक्रिया और विलियमसन्स, ये 2 अभिक्रिया तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये हमने कहा है ना नीट की सबसे फेवरेट अभिक्रिया है। फिर बात करें अल्कोहल फिनॉल में, तो फिनॉल में क्या है, आपको एक बनाने की विधि है जो क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। और दूसरा आपको बस फिनॉल की फिर वही इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन है ना, नाइट्रीकरण और हेलोजिनीकरण, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें काय की समाव्ययता। आपने देखा समाव्ययता एक बहुत है ना बड़ा चैप्टर था, पहले संरचनात्मक फिर त्रिविम, है ना। तो समाव्ययता की जैसे अगर अपन बात करें तो ये क्या है, बहुत ज्यादा है, और सवाल अगर इससे देखा जाए तो केवल एक ही आएगा। तो अगर मान लिया हमारी तैयारी है ना अगर कम है तो हम चाहें तो समाव्ययता को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या है ना छोड़ने से अच्छा है बजाय हम कह रहे हैं कि रीडिंग लगाएं, और वो भी काहे की, क्योंकि समाव्ययता में अगर पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है वो या तो चलाव्ययता से आया है, या सवाल अगर देखा जाए तो किससे आया है, अपना है ना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से आया है। तो 2 जगह से सवाल हमने का आया है, तो बेटर है कि अपन क्या करें, एक बस हल्की सी रीडिंग लगा लें, कौन चलाव्ययता दिखाता है कौन नहीं दिखाता। ठीक है, प्रकाशिक क्योंकि बहुत बड़ी है, प्रकाशिक से अगर देखा जाए तो जनरली सवाल आया नहीं है, लेकिन प्रकाशिक आप चाहें तो बस केवल ऊपर पढ़ लें। ऊपर मतलब बस कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है, जो कठिन वाले केस थे जैसे बाईफिनाइल, क्यूमिलीन, ये सब छोड़ दो, है ना, ये सब पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, और इनके आने के हमने कहा चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो इसमें तो बस छोटा पढ़ लो, कौन प्रकाशिक दिखाएगा, कौन ज्यामिति दिखाएगा, कैसे RS निकालते हैं, बस ये छोटे से 3-4 पार्ट कर लो। बाकी हमने कहा समाव्ययता में बहुत ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें IUPAC। देखो IUPAC भी बहुत बड़ा है। IUPAC में आपको क्या है, कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। IUPAC में तो आप क्या करो, बस है ना जो रूल्स आपको बताए थे, है ना, एक तो श्रृंखला के चयन के और दूसरे नंबरिंग के, बस ये केवल रूल आप कर लो तो ये आप मान लो कि पक्का है कि आप एक सवाल कराओगे। क्योंकि IUPAC में क्या होता है कि 4 नाम हमें दिए जाएंगे, 4 नाम दिए जाते हैं तो हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीजें क्या होती हैं, याद आ जाती हैं, हम अपने आप बता देंगे कौन सा सही है। तो ये वो चैप्टर है जिनमें हमने कहा बहुत ज्यादा समय खराब करने की है ना आपको जरूरत नहीं है। अब इसी में जैसे है ना आगे बात करें, जैसे देखो है ना कार्बनिक रसायन के लिए हम कुछ सुझाव आपको दे रहे हैं कि क्या क्या है ना चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखो सबसे पहला है कि जितने भी आप अध्याय पढ़ेंगे, सारे के सारे अध्याय में जितनी भी नेम रिएक्शंस आएंगी जो एनसीईआरटी के अंदर है, वो सारी की सारी आपको हम बार बार कह रहे हैं कि 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। और जिनकी क्रियाविधि दी है उनकी क्रियाविधि भी आपको अच्छे से आना चाहिए, और जिनकी क्रियाविधि नहीं दी उसकी हमने कहा कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से करना है, और ये करना जरूरी है क्योंकि अगर विगत वर्षों में देखा जाए तो बहुत सारे सवाल इससे डायरेक्टली है ना पूछे गए। फिर हल किए गए एनसीईआरटी प्रश्न, हमने आपको देखो क्लास में भी कई बार दिखाया कि जो सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के वो डायरेक्टली है ना नीट में पूछे गए हैं। तो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर आ रहे हैं वो सारे आपको करना है। फिर बात है कि एनसीईआरटी है ना क्या अभ्यास है ना, आपको क्या है केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक रीडिंग बहुत अच्छे से लगाओ, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो,
और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, खासतौर से जो एबीसीडी वाले हैं, या क्या होता है जब, या जिसमें अभिक्रिया होती है कि क्या बनता है, वो वाले प्रश्न तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो पीछे क्या प्रश्न करें और एनसीईआरटी की रीडिंग कम से कम 2 से 3 बार लगाएं एक एक लाइन की, ठीक है। फिर क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो केवल है ना बुकलेट के क्या करें, केवल लेवल 1 वाले क्वेश्चन करें। और लेवल 1 वाले क्वेश्चन भी हमने कहा बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है। तो बेटर है, उससे अच्छा है कि हम क्या करें, नीट के जो पिछले है ना जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5-7 सालों के, क्योंकि अभी हमारे पास जो समय है वो इतना ही है, हम क्या करें पिछले 5-7 सालों के प्रश्न देख लें कि क्या पूछा गया है। तो इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या चीज पूछी जा रही है ना, और क्या चीज नहीं पूछी जा रही है। फिर बात है कि कार्बनिक रसायन के प्रश्न को हल करने का तरीका। देखिए कई बार होता है क्या है, कार्बनिक रसायन में एक और अच्छी चीज है, हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए और मान लिया हम क्या है ये नहीं समझ पा रहे कि अभिकर्मक जो दिया है क्या उत्पाद बनेगा, लेकिन है ना ये हमें समझ में आ जाता है कि इससे ये नहीं बन सकता। तो हमें क्या पॉजिटिव के साथ साथ कौन सी अप्रोच भी लगाना है वहां पे, नेगेटिव वाली। मतलब हम ये तय कर देंगे हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ये समझ में आ जाए कि ये नहीं हो सकता तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो सकता है। तो नेगेटिव अप्रोच लगाना भी बहुत जरूरी है कार्बनिक रसायन में, ठीक है। इसी में जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि नीट के दिन है ना आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है। जैसे देखो सबसे पहले लिखा है क्या, ताजा रहे। देखो ताजा रहना तो बहुत जरूरी नीट के दिन, क्या अभी से ही, क्योंकि भाई दिमाग अगर ताजा होगा तभी हम चीजें है ना अच्छे से कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी भाई दिमाग से है ना सारी चीजें निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, है ना। डर आना स्वाभाविक, मतलब हमने कहा एक प्रक्रिया है, लेकिन है ना, और इस प्रक्रिया से सारे लोग गुजरते हैं, लेकिन कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है। तो आपको डर से है ना डर को दूर भगाना है, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखें, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि देखो साल भर आपने मेहनत करी है, और साल भर अगर मेहनत करी है तो अब ये मेहनत का फल मिलने वाला समय है। तो इसका मतलब है कि हमें अब फल खाने वाला समय आया है, तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर है अच्छे से सोएं। देखो अगर आप नींद अगर अच्छे से लेंगे तो ये मान लो कि ये ऊपर वाली जो चीजें हम कह रहे हैं है ना, ताजा रहें घबराएं नहीं, ये सारी चीजें क्या होंगी, अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम नींद कम लेते हैं तो फिर हमें घबराहट भी होती है ना, दिमाग भी हमारा ताजा नहीं रहता। तो आपको भाई 7 से 8 घंटे अच्छे से सोना है। फिर बात है ना आत्मविश्वास की, देखो वो तो अपन को रखना ही है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी चीज होने वाली नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ध्यान से पढ़ें, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमने देखा बहुत सारे बच्चों को है ना पूरा प्रश्न आता है, हल भी आता है, लेकिन क्या है ना जरा सा वहां पे लिखा था कि जैसे अगर आ गया कि वो आइडोफॉर्म परीक्षण दिखाता है, कभी ऐसा भी लिख जाता है कि कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं दर्शाता, तो नहीं अपन पढ़ते नहीं, दर्शाता पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए प्रश्न को आपको क्या है कि बहुत अच्छे से है ना 2 बार पढ़ना है, कि जिससे ऐसा न हो कि आता हुआ सवाल हमारा गलत हो जाए। फिर बात है समय प्रबंधन की। देखो भाई समय तो भाई बहुत जरूरी है ना। एक टाइम टेबल तो हमने कहा बनाना ही आपको कि इतने समय में आपको ये काम करना है, क्योंकि देखो प्रश्नों का भी आपको पता है कि 1 मिनट में एक प्रश्न आपको करना है। तो उस टाइम के अंदर ही, उस टाइम लिमिट के अंदर ही अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना चाहिए, ठीक है। फिर बात है ना धैर्य की। देखो धैर्य तो रखना ही है, क्योंकि बिना धैर्य के, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करोगे तो चीज पक्की है कि जो हमें आती भी होगी वो भी खराब हो जाएगी। तो आराम से चीजों को करें है ना, जिससे कि उस दिन हमसे कोई भी है ना गड़बड़ ना हो। और फाइनली है ना, जैसे देखो यहाँ तो लिखा ही है बेस्ट ऑफ लक, है ना, लेकिन हम देखो एक चीज और बता दें कि हमने देखो आपको है ना पहले भी एक बार बोला था, इस समय क्या होता है कि बहुत सारे है ना हमें लोग है ना विकल्प बता देते। कोई कहता है ये किताब कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये वाली टेस्ट सीरीज कर लो, कोई कहता है ये वाली टेस्ट सीरीज कर लो। तो हमने एक बार और भी आपको क्लास में बोला था, और जाते जाते हम आपको फिर से ये बोलेंगे कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। क्या बोला, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। तो मंजिल आपकी नजदीक है, इस समय विकल्प पे ना जाएं, सिर्फ संकल्प पे जाएं। तो अंदर कॉन्फिडेंस रखें, संकल्प लें कि हम एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। और अगर आपने अगर संकल्प लिया है तो ये मान लो कि आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।